चलिए, अभी आवाज़ आ रही होगी सभी को। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ सजेस्ट। सजेस्ट के साथ दैट है, दैट के साथ सब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, शुड छिपा हुआ है। इसका मतलब शुड के साथ यहाँ क्या आएगा, भी वन आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुड के साथ अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, शुड के साथ अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो शुड नॉट प्लस भी वन आता है। शुड छिपा हुआ है तो बचा क्या हमारे पास, नॉट प्लस भी वन। यानी यहाँ वर्ब के रूप में एब्सेंट है। सीधे आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो दिया गया है, और सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो मैं क्वेश्चन मिला रहा हूँ, क्या ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे बनाया है? आप लोग का सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, ये आज टुडे आज मैं पढ़ाऊंगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, वी सजेस्ट। सजेस्ट के साथ दैट है। इसका मतलब आगे जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ होगा शुड, और शुड के साथ होगा भी वन। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये कोई भी समझ सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर शुड छिपा हुआ है, तो आगे क्या आएगा, भी वन आएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बिल्ड्स लिखा हुआ है, इसलिए ये बिल्ड्स यहाँ गलत है। इसे काट कर बिल्ड कर दिया जाएगा। आप लोगों ने होमवर्क बनाया है नहीं, सही हो रहा है? होमवर्क बना है कि नहीं बना है, ये बताइए। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि होमवर्क बना है कि नहीं बना है। यहाँ सजेस्ट है, यहाँ दैट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ शुड छिपा हुआ है। स्टडीज नहीं बल्कि क्या होगा, स्टडी होगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हम लोग आज पढ़ेंगे, ये आज टुडे आज का टॉपिक है ये, है ना। ये भी हम लोग ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग कुछ दिनों के बाद, यानी अभी इसको पढ़ने में टाइम है, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला, माई एडवाइस। एडवाइस वर्ड पढ़ाए थे, इसके साथ अगर दैट आएगा तो इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट शुड। शुड के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और नॉट के साथ भी वन। अगर हम बात करें शुड की, तो शुड को हम छिपा लेते हैं अगर, तो बचता हमारे पास सिर्फ नॉट प्लस भी वन है। इसलिए आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इट इज इसेंशियल। देखो इट है, इसका मतलब आगे क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ इट है, इसका मतलब आगे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद अगर दैट हो तो दैट के बाद ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, शुड आएगा, और शुड के बाद भी वन आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। शुड को हम लिख भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। अगर छिपाते हैं तो बचता है भी वन। यहाँ इन्वेस्ट लिखा हुआ है ना। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? इट इज डिजायरेबल, इट लिखा हुआ है, इसका मतलब इज, इसके बाद एडजेक्टिव दैट है, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड छिपा हुआ है, भी वन बिल्कुल सही है। आंसर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। आप मुझे बताइए, ये जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था, क्या ये आप लोगों ने बनाया और आप लोग का सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए। जो होमवर्क दिया गया था वो आप लोगों ने बनाया, सही हुआ है या नहीं हुआ है, बोलिए। अगर सही हुआ है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं पूछ रहा हूँ,
ये जो बनाने को दिया गया ये सब सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूछा जा रहा है। यस सर, सही हुआ है सर। और बाकी लोग नहीं बनाए हैं? सही हुआ है सर। चलो, सचिन कुमार, यस सर, सही है। चलो ठीक है, आओ। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आप लोग के साथ आज बात करना चाहूँगा। देखो, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का है, चाहे वो एग्ज़ाम बैंक का हो, या फिर तुम एसएससी में सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या स्टोनो की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, है ना। तुम्हारा जिस भी लक्ष्य तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, अगर तुम अपने इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 3 चीज़, है ना। और वो 3 क्या क्या है, पहले ये समझो। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैब, तीसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन, इसके बाद आता है रिवीजन, और लास्ट में आता है प्रैक्टिस। और तब जा कर के तुम पहुंचते हो अपने रिजल्ट के पास। ध्यान से समझना मेरी बात। आज हम लोगों का ये तीसरा क्लास है, यानी आज हम लोग तीसरा दिन क्लास कर रहे हैं। इन 3 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया, समझाया, क्वेश्चन बताया, आज भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन एक बात जान जाओ, अगर तुम चाहते हो कि किसी भी एग्ज़ाम में तुम अपीयर हो और तुम प्री के एग्ज़ाम में 25 आउट ऑफ 25 कवर करो, 25 में 25 क्वेश्चन बनाओ। अगर मेंस पेपर दे रहे हो एसएससी का, सीजीएल का 45 क्वेश्चन है, 45 में 45 कवर करो, 45 आउट ऑफ 45 कवर करो, तो इसमें 50% कंट्रीब्यूशन ग्रामर का होता है और 50% कंट्रीब्यूशन वोकैब का होता है। ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। क्या भाई, ग्रामर है, रूल्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने और पढ़ाने। पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन देखो, वोकैब एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा वोकैब से भागता है। मतलब शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कहता होगा कि नहीं सर, हम दिल से वर्ड याद करना चाहते हैं। मैंने अपने 19 साल के पूरे करियर में ये फील किया है कि मान लो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चों के अगर दिल से पूछा जाए, वो कहते हैं कि सर वोकैब बहुत ही बोरिंग टास्क है, हम लोग याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, है ना, याद नहीं रहता है, बड़ा बोर होते हैं वर्ड पढ़ने में। लेकिन ये जो बोरिंग टास्क है ना, ये तुम्हारे एग्जाम का 50% रोल प्ले करता है। 50% कंट्रीब्यूशन ये अकेला वोकैब का होता है और 50% कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ग्रामर का होता है। जब ये दोनों सही रहेगा तब जाकर तुमको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा, और जब तुमको ये दोनों सही रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन समझ में आएगा, तब जाकर के तुम्हारा प्रैक्टिस क्लियर होगा,
जब तुम्हारा प्रैक्टिस क्लियर होगा तभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो ये समझ लो तुमको अपने कोर्स में ग्रामर पर भी काम करना है और वोकैब पर भी काम करना है। आज हम लोगों का वोकैब का आज हम लोग के वोकैब का डे 1 है, यानी पहला दिन है। आज मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। ध्यान से पढ़ना, समझना। सेशन के ख़त्म होने के बाद वर्ड्स के प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें सेट भी प्रोवाइड करूंगा, जो तुम प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट डे मैं चेक करूंगा कि तुमने सही बनाया है या गलत बनाया है। समझ गए? मैं वर्ड्स पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। सेशन के लास्ट में मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, तुम वर्ड्स का प्रैक्टिस करोगे और मुझे कल बताओगे कि तुम्हारा सही हुआ या गलत हुआ। मैं चेक करूंगा। आज वोकैब की बात करें तो देखो, वोकैब में तुम्हें 1 वर्ड, है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर काम करना होता है। तुम्हें इडियम यानी इडियम्स पर काम करना होता है। तुम्हें साइनों पर काम करना होता है। तुम्हें एंटो पर काम करना होता है। और तुम्हें स्पेलिंग एरर्स पर भी काम करना होता है। ये तुम्हारे वर्ड्स के कैटेगरीज हो गए। ठीक है? आज मैं तुम्हें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू करूंगा। तुम्हें आज मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा और हम लोग इस तरह से एक एक करके, मैं आज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू कर रहा हूं। इसके बाद मैं इसमें इडियम भी इंक्लूड करूंगा। आगे चल करके साइनो एंटो पर भी काम करेंगे। और जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो स्पेलिंग एरर आप लोग भी क्लियर हो जाता है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्या कहने वाला हूं। और मैं अब यहीं से अपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ वर्ड्स तुम्हें सिखा रहा हूं। इसके बाद फिर वर्ड्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग ग्रामर पर बात करेंगे। मैं यहां से एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट लेता हूं। आज का सेट 1 है। ठीक है? क्लास के ख़त्म होने पर मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ध्यान से पढ़ो, समझो और देखो। ये जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं अपने भी मोबाइल पर कि सारे बच्चों को ये पेज साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। है ना? मैं भी अपने मोबाइल में चेक कर ले रहा हूँ कि बच्चों को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज पर हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन रखा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। देखो, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन है और तुम सोच रहे होगे कि सर आप जैसे लिखे हैं क्या एग्जाम में वैसे ही आएगा? बिल्कुल, एग्जाम में वैसे ही आना है। कुछ भी हेर फेर इधर उधर होने वाला नहीं है। देखो, ये जो पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन कह लो इसको, ये जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बिकम लेस। बिकम का मतलब क्या होता है? होना। लेस का मतलब क्या होता है? कम होना। इंटेंस मतलब तीव्रता और वाइड स्प्रेड मतलब फैलाव। यानी देखो, जैसे मान लो कोई चीज है, मैं यहां पर एक इमेज के जरिए समझा रहा हूं। मान लो ये है। अब देखो, ये वाइड स्प्रेड हो रहा है। वाइड स्प्रेड का मतलब इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है? और ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो, ये बढ़ रहा है। ठीक है? इंटेंस, तीव्र गति से ये क्या हो रहा है? वाइड स्प्रेड हो रहा है। इसको क्या करना? बिकम लेस करना। लेस मतलब क्या करना? इसको घटाना, कम करना। कम करना मतलब इसकी जो बढ़ने की क्षमता है, इसकी जो बढ़ने की ताकत है, इस ताकत को क्या करना? कम करना। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जो चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उसको क्या करना? कम करना। यानी इसके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हिंदी क्या हुई? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हिंदी हुई कि जो चीजें बहुत तेजी से फैल रही है उसको क्या करना? कम करना। यानी अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हुआ रोक
रोकथाम करना। क्या करना? रोकथाम करना। अब अगर रोकथाम करने की बात करें तो रोकथाम करना को इंग्लिश में बोलते हैं अबेट। क्या बोलते हैं? अबेट। क्या बोलते हैं? अबेट। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। यानी अगर तुम क्वेश्चन एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। बिकम मतलब होना, लेस मतलब कम, वाइड स्प्रेड मतलब जो चीजें तेजी से फैल रही हैं उसकी तीव्रता को कम करना, उसके फैलाव को कम करना, यानी जो बढ़ रहा है उसको कम करना। मोटा मोटी शब्दों में कहेंगे तो रोकथाम करना। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबेट। है ना? पहला वर्ड मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा। यानी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कभी भी तो सीधे आंसर क्या मारोगे? अबेट। दूसरा क्वेश्चन है सेंसलेस टॉक और राइटिंग। सेंसलेस का मतलब होता है बिना दिमाग का। सेंसलेस दिमाग का नहीं, बिना दिमाग का। टॉक मतलब बात। एक आदमी जो है सेंसलेस टॉक करता है, यानी उसकी बात बे मतलब की होती है, बिना दिमाग की होती है, बिना सर पैर की होती है। सेंसलेस टॉक करता है। राइटिंग लिखता भी वैसे ही है, उसकी बातों में कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, जो मन में आया वो लिखा। सेंसलेस है, बिना दिमाग का है। यानी इसको हम लोग अपने शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अपने शब्दों में से हम बकवास कहते हैं। क्या कहते हैं? बकवास। अब बकवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बकवास को इंग्लिश में देखो बोलते हैं बैल्डर डैश। क्या बोलते हैं? बैल्डर डैश। बैल्डर डैश का मतलब होता है बकवास। बैल्डर डैश का मतलब क्या हुआ? बकवास। तो पहला क्वेश्चन तुमको याद हो गया होगा, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जो चीजें तेजी से बढ़ रही है उसको कम करना, रोकथाम करना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं अबेट। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बकवास, क्या बोलते हैं? बैल्डर डैश। तीसरा क्वेश्चन है इरिस्टेबल, इरिजिस्टेबल, इरिजिस्टेबल, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। इरिजिस्टेबल, है ना? क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक मतलब होता है शराब, क्रेविंग का मतलब होता है चाहत। है ना? मतलब जितना मिल रहा है तुम और ज्यादा पाना चाहते हो। है ना? एक बोतल मिला तो तुम चाहते हो कि हमें और ज्यादा मिलता। फिर एक बोतल मिला तो तुम चाहते हो कि मुझे और ज्यादा मिलता। फिर तुम एक बोतल तुमको मिलता है, तुम चाहते हो कि तुम्हें और ज्यादा मिलता। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेविंग। क्रेविंग मतलब क्या होता है? चाहत। इरिजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी अल्कोहल का मतलब शराब हो गया, शराब की लत। हिंदी क्या निकली इसकी? शराब की लत। शराब की लत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्सोमैनिया। या तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें यह भी मिल सकता है ओइनोमेनिया। याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इरिजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसका मतलब होता है शराब की लत, यानी और शराब पीने की चाहत। उसे हम या तो डिप्सोमेनिया बोलते हैं या हम उसे ओइनोमेनिया बोलते हैं। ठीक है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा डिप्सोमेनिया तो डिप्सोमेनिया टिक लगा देना। अगर क्वेश्चन आएगा ओइनोमेनिया तो तुम ओइनोमेनिया टिक लगा देना। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन याद हो गया होगा, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, रोकथाम करना, अबेट। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बकवास, बैल्डर डैश। इरिजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब की लत, डिप्सोमेनिया या ओइनो, है ना? ओइनोमेनिया। ठीक है? ओइनोमेनिया। ओइनो
चलो, डिप्सोमेनिया और ओइनोमेनिया। चौथा क्वेश्चन है फेवरिंग सोशल इक्वालिटी। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है कि एक आदमी का ये मानना है कि हर किसी का समाज में बराबर अधिकार होना चाहिए, है ना। अगर मैं अमीर हूं तो जितना अधिकार मेरा है इस समाज पर उतना ही उस व्यक्ति का होना चाहिए जो गरीब है। शहर के लोग का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना गांव के लोग का है। पुरुषों का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना महिलाओं का है। पूरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि फेवरिंग सोशल इक्वालिटी का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो समाज में हर किसी को बराबर अधिकार दिलाना चाहता है, यानी इसका हिंदी कह लो कि समाज में बराबर अधिकार दिलाने वाला, यानी कह सकते हो फेवरिंग सोशल इक्वालिटी। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी मतलब ये हुआ कि जो समाज में हर किसी को बराबर अधिकार दिलाना चाहता है, ठीक है ना। तो यहां पर फेवरिंग सोशल इक्वालिटी समाज में बराबर अधिकार दिलाने वाला भी कह सकते हो, या तुम कह सकते हो सिंपल समाज में बराबर अधिकार दिलाना, क्योंकि यहां पर फेवरिंग है, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। समाज में बराबर अधिकार दिलाना, इसे हम लोग बोलते हैं इगैलिटेरियन। क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन। ठीक है, इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समाज में बराबर अधिकार दिलाना। यानी तुमको 4 वर्ड मैंने पढ़ाया। पहला है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, रोकथाम करना, अबेट। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बकवास, बैल्डरडैश। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब की लत। इसका 2 मतलब होता है, डिप्सोमेनिया या ओइनोमेनिया। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, समाज में बराबर अधिकार दिलाना, इगैलिटेरियन। ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। अगर ये रीजन की हिंदी जाननी है तो क्या होता है? क्षेत्र। रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया कि रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ए लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी है, ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी है, इसे हम अकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाल। कि भोजन का क्या पड़ गया है? अकाल पड़ गया है। और अकाल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेमाइन। ये वर्ड तुमने पढ़ा भी होगा, फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल। तो फिर से एक बार 5 वर्ड देख लो, दिमाग में बैठा लो। क्लास खत्म होगा तो मैं इस पर तुम्हें होमवर्क दूंगा, तुम उसको बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, और कल फिर मैं तुमसे पूछूंगा और तुम मुझे बताओगे सही हुआ या गलत हुआ। पहला है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, रोकथाम करना, अबेट। दूसरा है सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बकवास, बैल्डरडैश। तीसरा है इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब की लत, डिप्सोमेनिया या ओइनोमेनिया। चौथा है फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, समाज में बराबर अधिकार दिलाना, इगैलिटेरियन। और पांचवा है लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रीजन, यानी अकाल। आंसर क्या होता है? फेमाइन। हो गया, फेमाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, कि ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइन। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइन। थोड़ा मैं क्वेश्चन रोक रहा हूं। एक बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर पीडीएफ ओपन करने पर ऐप क्लोज्ड हो जा रहा है। बाबू, तुमने कोर्स परचेज नहीं किया है, इसलिए तुमको सारी चीजें स्क्रीन पर एक जगह दिख नहीं रही है। खुशी अग्रवाल का भी यही कहना है कि सर पीडीएफ ओपन करने पर वो क्या बोलते हैं, ऐप क्लोज हो जा रहा है। तो रीज़न ये है बाबू कि आपने कोर्स परचेज नहीं किया है। अगर आप कोर्स परचेज कर लेंगे तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन, वीडियोस का ऑप्शन, और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ वो एक जगह मिलेगा।
ऐसे में आप अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका नोट्स जो शेयर किया जाता है वो आपको दिखे, तो उसके लिए आपको जाना होगा, आप अपने ऐप को खोलेंगे तो आपको ऊपर में दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, कुछ इस तरह का होगा, है ना। मैं एक बार बता दूं, फ्री स्टडी मटेरियल ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां से आप अपना देख लेंगे फ्री स्टडी मटेरियल। जिन लोगों का ऐप बता रहे हैं कि खोलने में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो एक लिखा हुआ है फ्री पीडीएफ नोट्स और एक लिखा हुआ है कोर्स पीडीएफ नोट्स। आप कोर्स पीडीएफ नोट्स पे जाओगे तो आपको कोर्स का वो दिखने लगेगा लोगो। उसमें जाओगे तो तुम्हें एक दिखेगा फ्री पीडीएफ नोट्स और एक दिखेगा सब कैटेगरी स्टडी मटेरियल। तुम सब कैटेगरी स्टडी मटेरियल में जाओगे तो टाइम एंड टेंस का तुमको पीडीएफ वहां से डाउनलोड हो जाएगा। यही तरीका है। और जब तुम कोर्स परचेस कर लोगे तो ये तुमको वीडियो के नीचे दिखने लगेगा, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं है, तुम जाकर के ऐसा कर लेना। अक्षय और खुशी कुछ इस तरह के नाम बताए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड का मतलब होता है कि तेज आंधी। तेज आंधी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घस्ट बोलते हैं, GUST घस्ट, या हम लोग उसे टेम्पेस्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन में अगर घस्ट आएगा तो घस्ट मार देना, और अगर टेम्पेस्ट आएगा तो टेम्पेस्ट मार देना, तेज आंधी इसी को बोलते हैं। अगला है द साउंड मेड बाय स्नेक। सांप की आवाज, क्या बोला? सांप की आवाज, सांप की आवाज, सांप की आवाज, हिस। सांप की आवाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस। हिस का मतलब होता है सांप की आवाज, ठीक है। तो ये दोनों बहुत आसान था। स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड उसे घस्ट बोलते हैं या टेम्पेस्ट बोलते हैं। साउंड मेड बाय अ स्नेक, सांप की आवाज, हिस। अगला है रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, है ना। देखो होता क्या है कि जब 2019 और 20 में जो कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो उस समय एक बड़ा ही प्रचलित वर्ड था इम्यूनी सिस्टम। इम्यूनी सिस्टम में क्या होता था कि जैसे क्वेश्चन में भी लिख रहा है कि रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब होता है विरोध करने वाला। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है? विरोध करने वाला, ठीक है। पर्टिकुलर इन्फेक्शन यानी कोई बीमारी जैसे हो रही है, मान लो ये एक बीमारी है और ये हो रही है, तो इस बीमारी को रोकने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि रेजिस्टेंट का मतलब हो गया विरोध करने वाला, इन्फेक्शन मतलब बीमारी, पर्टिकुलर मतलब खास। किसी खास बीमारी को रोकने वाली जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? किसी खास बीमारी को रोकने वाली, किसी खास बीमारी को रोकने वाली चीज जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनी। क्या बोलते हैं? इम्यूनी। उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनी, IMMUNE, इम्यूनी। यानी हिंदी में लिख सकते हो कि बीमारी को रोकने की ताकत, सिंपल। या एक और हिंदी तुम इसके लिए लिख सकते हो कि प्रतिरोधक क्षमता, यानी बीमारी को रोकने की क्षमता, प्रतिरोधक, किसी भी बीमारी को रोकने की क्षमता। रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, बीमारी को रोकने की ताकत, उसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनी। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का देख रेख करता है, जो बिल्डिंग का रखवाली करता है, जैसे होता है ना किसी भी बिल्डिंग में चौकीदार होते हैं, उस चौकीदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो चौकीदार को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू जैनिटोर। क्या बोलते हैं? जैनिटोर, JANITOR। जैनिटोर का मतलब होता है कि बिल्डिंग में जो चौकीदार होते हैं उस चौकीदार को हम जैनिटोर बोलते हैं, जो उस बिल्डिंग का रखवाली करता है, चौकीदारी करता है, यानी चौकीदार कह लो। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट, नट का मतलब तुम समझ सकते हो, नट का मतलब ये कह लो कसैली कह लो या कोई बीज कह लो। फ्रूट स्टोन यानी तुम सिंपल समझो ना, जैसे कोई भी तुम अगर बीज लेते हो तो वो बीज बहुत ही कड़ा होता है, सॉफ्ट, हार्ड होता है। कोई भी तुम अगर बीज ले लोगे तो वो बीज बहुत ही क्या होता है? हार्ड होता है। और उस बीज को अगर तुम ब्रेक बीच में से तोड़ोगे तो उसके अंदर एक बहुत सॉफ्ट सा, एक छोटा सा एक अंकुरा होता है, जो आगे चल करके पानी डालने पर, है ना,
वो बढ़ता है। तो जब वो बढ़ता है तो उसी को बोल रहा है कि सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, किसी भी बीज के अंदर का छोटा सा अंकुरा। यानी हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि बीज के अंदर का अंकुरा, है ना, बीज के अंदर का अंकुरा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते हैं, कर्नेल। कर्नेल का मतलब हो गया कि कोई भी जो बीज है उस बीज के अंदर का जो अंकुरा होता है, बीज के अंदर का जो छोटा सा सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो पानी डालने पर वो बीज में से फटकर बाहर निकलता है और पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, उसी को हम लोग अंकुरा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कर्नेल। तो चलो आज के लिए मैंने ये 10 आपको याद करवाया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कल मैं ये 10 पूछूंगा। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, जो चीजें बहुत तेजी से फैल रही हैं उसको रोकथाम करना, इंग्लिश में बोलते हैं अबेट। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बकवास, उसे हम लोग बोलते हैं बैल्डरडैश। इरेजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब की लत, बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत, उसे हम लोग डिप्सोमेनिया बोलते हैं या ओइनोमेनिया बोलते हैं। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, समाज में सभी को बराबर अधिकार दिलाना, इगैलिटेरियन बोलते हैं, EGALITARIAN, इगैलिटेरियन। ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो भोजन की कमी होती है उसे अकाल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमाइन। अगला है ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, इसका मतलब हो गया तेज आंधी। तेज क्या है, आंधी, इंग्लिश में घस्ट बोलते हैं या टेम्पेस्ट बोलते हैं। साउंड मेड बाय अ स्नेक, सांप की आवाज, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस बोलते हैं। रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, बीमारी को रोकने की ताकत, उसे इम्यूनी बोलते हैं। कोई बीमारी अगर हो रही है उसको रोकने की ताकत को इम्यूनी बोलते हैं। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का देख रेख करता है उसे हम लोग जैनिटोर बोलते हैं। और सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, बीज के अंदर का जो अंकुरा होता है उसे हम कर्नेल बोलते हैं। चलो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, ये जो 10 वर्ड मैंने आपको पढ़ाए, क्या आपके दिमाग में ये याद हुआ या नहीं हुआ, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए। ये जो मैंने 10 वर्ड आपको पढ़ाया, क्या आपको ये समझ में आ गया सारे वर्ड्स? अगर हाँ तो कहिए, अब मैं आगे अगली चीज़ों पर काम करूंगा। और लास्ट में मैं ये सारा वर्ड्स आपसे पूछूंगा, आप इसे घर पर बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे और कल मुझे बताओगे कितना सही हुआ कितना नहीं। जल्दी रिप्लाई करो, क्या ये सारा वर्ड्स आपका क्लियर हो गया? रोहित चौधरी, यस सर। याद हो गया सर, यस सर। तो अभिषेक कुमार पांडे, रोहित चौधरी, खुशी अग्रवाल, अक्षय कुमार, मैं आप लोगों को लास्ट में ये वर्ड्स होमवर्क के रूप में दूंगा। आप लोग ये सारे वर्ड्स पर काम करोगे और कल मैं आपसे यही वर्ड्स पूछूंगा, ठीक है? और इसी तरह से मेरे भाई आप लोग वर्ड्स पे काम करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एग्जाम में वर्ड्स को लेकर के तुम पहले से 100% श्योर रहोगे कि सर वर्ड्स साइनोमेंटो है, वन वर्ड है, इडियम है, सर ये तो मेरे से बन जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है। मेरा विश्वास रखो, याद रखो। और तुमको वर्ड रटना नहीं है, बस मेरी क्लास को रेगुलर सुनना है, ध्यान से सुनना है और फिर प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। वर्ड्स को लेकर ना साइनो छूटेगा, ना एंटो छूटेगा, ना वन वर्ड छूटेगा, ना तुम्हारा है ना इडियम्स छूटेगा। यानी तुम, आज मैंने तुमको क्या बोला, 4 से 5 महीने के अंदर तुम 25 नंबर का अगर पीटी का क्वेश्चन बना रहे हो तो ये मान के चलना कि 4 से 5 महीना पढ़ने के बाद तुम 20+ बनाने लगोगे। अगर तुमको नहीं यकीन है तो कभी भी ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आते हैं तुम उनसे मिल करके देख लेना, वो तुमको बता देंगे। संडे को भी क्लास लेगा नहीं ओमकार सिंह, आपका ऑनलाइन सेशन जो होगा बाबू वो मंडे टू फ्राइडे होगा।
यही होगा आपका। सैटरडे और संडे ये 2 दिन क्लास ऑनलाइन सेशन में नहीं चलेगा। आपका ऑनलाइन क्लास मंडे टू फ्राइडे होगा। मैं मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाऊंगा, और सैटरडे और संडे ये 2 दिन आप जितना मैंने आपको पढ़ाया है इस पूरी पढ़ाई का आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और जैसे जैसे मैं आपको कहूंगा आप उस चीज पर प्रैक्टिस करोगे। यानी 2 दिन जो आपको सैटरडे संडे मिलेगा वो आपके रिवीजन के लिए होगा कि आप अच्छे से 100% एक हफ्ते की पढ़ाई को ये पूरी तरीके से कवर कर लो। क्योंकि आपको 1 से 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए ना, कि सर हमने जो पढ़ा है 5 दिन में उसके लिए मुझे 2 दिन दिया जाए, ताकि मैं 2 दिनों में ये 5 दिन की पढ़ाई अच्छे से कवर कर लूं, रिवीजन कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं, ताकि फिर हम लोग मंडे टू फ्राइडे जब अगले सेशन में आएंगे तो हमें दिक्कत ना हो, और फिर सैटरडे टू संडे तुमको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे कि अब तुमको करना क्या है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ रहा हूं मैं अब आगे। चलो आज का ये यहाँ से चलो शुरू करते हैं। आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं, है ना। तो कल हम लोगों ने क्लास किया था, आपको याद होगा। कल हम लोग सामान्य घटनाओं पर आधारित नियमों पर बात कर रहे थे, और सामान्य घटनाओं पर आधारित नियमों पर जब बात किए थे तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर सीखा था। मैं वहां से रिवीजन करता चलूं। एक स्ट्रक्चर सीखा था कि सर अगर इट है तो इसके बाद इज ऑब्लिक वॉज होगा, और यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यही हम लोग का लास्ट वर्क था। यहाँ ईट है इसका मतलब आगे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और जब ईट है तो आगे एडजेक्टिव होगा, और ईट और एडजेक्टिव के बीच में 100% क्या आएगा, इज या वॉज आएगा। और इसके बाद तुम्हारे पास 2 बातें होंगी फॉलो करने को, 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, या फिर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना, प्लस V1 + ऑब्जेक्ट। यही हम लोग का सेशन था कल का लास्ट। और इसी पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था कि इट हैज बीन easier to speak fast than run fast। ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन, इस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे। देखो ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये ए ऑप्शन है। तो कल हम लोगों ने इसी चीज़ों पर काम किया था, और आपको याद होगा कि इसका आंसर क्या है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। तो हम लोगों ने समझा कि इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर ये है। क्योंकि जब ईट है इसका मतलब आगे एडजेक्टिव है, तो बीच में हैज़ बीन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इज और वाज। तो कल हम लोगों ने ये रूल क्लियर कर लिया था। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूल पर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कल कि सामान्य घटनाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो सामान्य घटनाओं को लेकर के जो बातें होती हैं वो सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। सामान्य घटनाओं को लेकर जो बातें होती हैं वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। और सामान्य घटनाओं को लेकर के जो कंडीशन हमारे सामने आते हैं वो कितने हैं, 3 हैं। जिसमें से पहला कंडीशन, कल मैंने एक रूल लिखवाया था कि सामान्य घटनाओं को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि सामान्य घटनाओं को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है, लेकिन सामान्य घटना होता क्या है, कैसे मालूम चलेगा कि यह सामान्य घटना है, कैसे पता चलेगा कि यह सामान्य घटना है। उसके लिए 3 नियम है, जिसमें से एक नियम, ये जो एक नियम है ये वाला रूल नंबर 1, ये हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया। ये एक रूल है सामान्य घटनाओं को लेकर, ये क्लियर हो चुका है। आज हम लोग रूल नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, रूल नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2 ध्यान से सुनना। सामान्य घटनाओं को लेकर कल का मुद्दा चल रहा है क्या, सामान्य घटनाओं से जुड़ी बातें हैं
कल हम लोग बात कर रहे थे इसी पर कि सामान्य घटनाओं की जब बात होती है तो वहां टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और सामान्य घटनाओं को लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो बातें सामने आती हैं उसमें 3 तरह के नियम हैं, जिसमें से एक नियम, ये वाला नियम हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग दूसरे नियम पर बात कर रहे हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आपके सामने है। रूल नंबर 2 के लिए जरा ध्यान से समझना, सामान्य घटनाओं को लेकर के ये दूसरे नियम है, रूल नंबर 2 है। इसमें देखो तुम्हें ध्यान रखना होता है कुछ वर्ड्स पर। सामान्य घटनाओं को लेकर के जब रूल नंबर 2 की बात हो रही है तो तुम्हें ध्यान रखना होता है कुछ वर्ड्स पर। जैसे एक वर्ड है एज, भूलने वाला तो वर्ड है नहीं, क्या है? एज। दूसरा वर्ड है व्हेन, और तीसरा वर्ड है वाइल। गौर से समझो, ठीक है? वाइल। इन तीनों की अगर हिंदी की जाए, इन तीनों की अगर हिंदी समझी जाए तो इन तीनों की हिंदी देखो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं जब। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों की हिंदी क्या होती है? जब। एज है, व्हेन है, और क्या है? वाइल है। इन तीनों की हिंदी क्या होती है? जब। ठीक है? अब मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं जब मैं पार्टी में जा रहा हूं, या साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं, जब मैं पार्टी में जा रहा हूं। मान लो ये मैंने हिंदी लिखा। दूसरी हिंदी मैंने लिखा कि वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं। देखो तुम्हारे सामने दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप इतने मेच्योर्ड हो, समझदार हो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ ऊपर वाली हिंदी पढ़ने में सही लग रही है या नीचे वाली हिंदी पढ़ने में सही लग रही है, तो तुम क्या कहोगे? सोच के बताओ। इतने सारे बच्चे हैं, आप लोग इतने मेच्योर्ड हो, समझदार हो, हिंदी भी पढ़े हो, समझते हो, मुझे बताओ कि ऊपर वाली हिंदी सही लग रही है या नीचे वाली हिंदी सही लग रही है? मुझे बताओ। वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं जब मैं पार्टी में जा रहा हूं। वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं। कौन सी हिंदी सही है? जल्दी से बताओ, कौन सी हिंदी सही है? चलो, तो अगर तुम गहराई से सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वाली जो हिंदी है ना, ये वाली जो हिंदी है, ये वाली जो हिंदी है ना, कि जब मैं पार्टी में जा रहा हूं, ये लाइन सही नहीं है। सही क्या है? सही क्या है मेरे भाई? सही है जब मैं पार्टी में जाता हूं, ये सही है। अब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल लिखकर दिखाता हूं, समझाता हूं, तुम उसे भी समझना। एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा रहा हूं, है ना, आप उसे भी समझना। एग्जाम्पल ये है कि वे लोग
मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं। और दूसरा एग्जाम्पल है, वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं। तो यहां पर मैंने फिर एक एग्जाम्पल लिखा, इसे मैं पहला मान लेता हूं, इसे मैं दूसरा मान लेता हूं, और मैं पूछता हूं कि तुम हिंदी बोलते हो, समझते हो, इतने मैच्योर्ड हो, मुझे बताओ कि कौन वाली हिंदी सही है। वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं, या वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं जब मैं पार्टी में जाता हूं। क्या सही है? तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ना, वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जब, ये हिस्सा ये गलत है। और आप ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये क्या है, सही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि ये जो बीच में हम लोगों का जब है ना, ये जो बीच में क्या है, जब है, जिसकी अंग्रेजी होती है एज, जिसकी अंग्रेजी होती है व्हेन, जिसकी अंग्रेजी होती है व्हाइल। समझो ध्यान से, जब की अंग्रेजी क्या होती है, एज होता है, व्हेन होता है, और क्या होता है, व्हाइल होता है। तो ये जो वर्ड है ना, ये कभी भी अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, वैसे ये कंजंक्शन है, जोड़ेगा ही जोड़ेगा, इसका काम ही है जोड़ना। तो जब जोड़ता है और तुमने अगर इधर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब हुआ ये जो तुमने यहां दिखाया है, ये पूछ रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि गलत हो रहा है। यानी अब तुमको समझ में आ गया होगा कि जब, पहले वाले एग्जाम्पल में भी देख लो, पहले वाले एग्जाम्पल में भी देख लो, पहले वाले एग्जाम्पल में देख लो कि यहां पर जब हम लोगों ने जब लिखा, तो जब के बाद मैं पार्टी में जा रहा हूं, ये लिखना क्या है, गलत है। मैं पार्टी में जाता हूं, ये लिखना क्या है, सही है। इसका मतलब ये कि एज वेन वाइल के बाद अगर हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 लिखते हैं तो ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, सही होगा सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, ये सही होगा। ठीक है। और यहां देखो, जब के पहले वे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर इधर आप लिखते हो इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या है, गलत है। सही क्या होगा, सही क्या होगा, सही होगा सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सही होगा। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि वेन वाइल एज से अगर दो सेंटेंस जुड़े हों तो ना तो इसके बाद इज एम आर V4 लिखा जाता है और ना ही इसके पहले इज एम आर V4 लिखा जाता है। अगर वेन वाइल एज है तो इसके बाद भी अगर तुमको लिखना है तो इज एम आर V4 के जगह पर क्या लिखोगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस V1 ऑब्लिक V5। और अगर पहले लिखना है तो भी तुम इज एम आर के जगह पर क्या लिखोगे,
V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना है कि मान लो तुम अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हो, अब बना रहे हो और जैसे मान लो किसी ने एक सवाल पूछ दिया, है ना, जैसे बना रहे हो और किसी ने एक सवाल पूछ दिया, प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा कि दे आर आस्किंग मी सम क्वेश्चंस व्हेन आई गो टू द पार्टी, व्हेन आई गो टू द पार्टी। मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ गया, मान लो ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है कि हम ये देखेंगे कि इसमें कौन ऐसी चीज मेरी पढ़ी हुई है। तो गौर से देखोगे तो तुमको क्या मिला, वेन मिला। गौर से देखोगे तो क्या मिला, एज मिला। गौर से देखोगे तो क्या मिला, वाइल मिला। अब जब ये पढ़ा हुआ मिला तो सबसे पहले तुमको देखना है कि वेन वाइल एज के बाद क्या लिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद इज एम आर प्लस V4 लिखा है। अगर इज एम आर V4 लिखा है तो ये क्या है, गलत है, बदलकर V1 V5 करेंगे। तो हमने देखा तो यहाँ आई है, गो है, टू है, द पार्टी है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हिस्सा सही है। अब हम वेन के पहले देखते हैं। तो जब वेन के पहले देखोगे तो तुम्हें दिखेगा दे है, आर है, प्लस V4 है। अब तुम समझ गए होगे कि आर है, V4 है, मतलब इसके पहले क्या आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वेन वाइल एज, ये जो वेन मैं बार बार समझा रहा हूं, वेन वाइल और एज के ना तो पहले इज एम आर आता है और न ही बाद में इज एम आर आता है। यानी इज एम आर प्लस V4 ना तो पहले आता है और ना ही इज एम आर प्लस V4 बाद में आता है। तो सीधे ये वाला हिस्सा गलत है, यहां आंसर हो जाएगा दे आस्क। अब हम तुमसे ये पूछते हैं कि मेरी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई। अगर समझ में आ गई है, क्या हुआ, समझ में आ गया? अगर तुम्हें आ गई है तो मैं, देखो ये बुक है, इस बुक से तुम्हें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका जवाब बताना, तब मुझे लगेगा कि नहीं भाई तुम तो सीख चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? चलो, अब आप मुझे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ, ठीक है? ध्यान से बनाना और बताना कि इसमें एरर कहाँ है। देखो पेज नंबर मैं लिख रहा हूं, ठीक है? पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से सुनना, समझना और क्वेश्चन का जवाब देना। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्रिकेट हैज बिकम so popular that even elderly people are discussing the game when they meet। देखो ये नो एरर है। क्रिकेट हैज बिकम सो, ये ए ऑप्शन हो गया। पॉपुलर दैट इवन एल्डरली, ये देखो यहां से यहां तक बी ऑप्शन हो गया। पीपल आर डिस्कसिंग द गेम, पीपल आर डिस्कसिंग, ठीक है, ये सी हो गया। द गेम व्हेन दे मीट, डी हो गया। और ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये ई हो गया, ठीक है? अब मैं तुम्हें यहां पर 30 सेकेंड्स देता हूं सोचने का कि कौन ऐसी बात तुम्हारी पढ़ी हुई है। क्वेश्चन में सेंटेंस को दोनों
पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं ना देगा, नहीं नहीं नहीं, दोनों पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा बाबू, एक ही तरफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला भी मेच्योर्ड है, समझदार है, वो भी सोच समझ के पूछेगा, ऐसा नहीं होगा दोनों तरफ एक ही तरफ होगा। ठीक है, चलो बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, आंसर मिलने लगा है। ठीक है, तो देखो साफ इस क्वेश्चन में एक चीजें हम लोगों को दिख रही है, पढ़ी भी क्या है, व्हेन। और देखो ये पेज नंबर 226 क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ बैंक, ये बैंक पीओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे सोच रहे होंगे यार हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं, हम क्यों बैंक पीओ। भाई ये किसी का मतलब रजिस्टर्ड बाप का नहीं होता है कि जमींदारी नहीं है कि मतलब ये बैंक पीओ में आ गया तो किसी दूसरे में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, आप तैयार रहो, ये एनडीए में भी आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है, हर जगह आता है। ये तो मैं एक क्वेश्चन था जो मैंने दिखाया। तो यहाँ जब दे वेन लिखा हुआ है तो वेन के बाद मैंने देखा तो यहाँ पे दे मीट, ये बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ही वेन के पहले मैं देख रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीपल आर डिस्कसिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वेन के ना तो बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, ना ही वेन के पहले इज एम आर बिफोर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब ये हिस्सा गलत है। यहां पर सही जवाब होगा पीपल डिस्कस, आंसर सी। अब इसी तरह से मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछूंगा, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब देना, है ना। देखते हैं अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें ये समझ में आ गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है पेज नंबर 226 क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना, समझना और जवाब देना। टैक्स इवेडर्स should be heavily fined as they are doing it इंटेंशनली। और देखो यहां पर आकर के ये तुम्हारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये नो एरर है, ये डी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। ये देखो, अब मैं तुम्हें एक बार और मौका देता हूं, ये भी क्वेश्चन देखो पेज नंबर 226 क्वेश्चन नंबर 4 है। आप सोच समझकर मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर हो सके तो लिख के जवाब देना कि सर 4 का आंसर ये होगा। मैं 30 सेकंड्स आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, आप मुझे बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोच समझ के जवाब दो, आपके जवाब बहुत मायने रखते हैं। एक ही बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार तो नहीं पूछा जाएगा, और आप एक बार गलत करोगे तो दोबारा मौका नहीं आएगा, है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखो बहुत सारे बच्चे सिर्फ आंसर बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा ना, तुम पहले वाले का बता रहे हो या इसका बता रहे हो। तो इस तरह से अगर लिखकर बताओगे कि सर 4 का मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो ठीक है, सब लोग का आंसर आने लगा है, ठीक है। तो देखो साफ यहाँ पर पढ़ा हुआ क्या मिला, यहाँ पढ़ा हुआ एक वर्ड मिला हम लोगों को एज। अब हमें देखना है कि बताया गया था कि एज के बाद अगर इज प्लस V4 है, एम प्लस V4 है, आर प्लस V4 है तो गलत है, और अगर पहले इज एम आर V4 है तो भी गलत है। तो हम देखते हैं एज के बाद, यहाँ गौर से देखते हैं तो यहाँ आर आया है, यहाँ डूइंग आया है। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये सीधा सीधी क्या है, ग्रामेटिकल रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी एक लाइन में बातें क्लियर कर दी गई हैं कि अगर मान लो तुमने यहाँ व्हेन लिखा, या तुमने यहाँ वाइल लिखा, या तुमने यहाँ एज लिखा, तो इसके बाद अगर कभी भी तुम इज एम आर V4 लिखते हो तो ये गलत है। इसके जगह पे सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर इधर कभी भी सब्जेक्ट प्लस इज एम
आर V4 लिखते हो तो ये गलत है, इसके जगह पर भी V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट ही होगा। चलो, तो मेरे को लगता है कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सामान्य घटनाओं को लेकर के ये रूल तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सामान्य घटनाओं को लेकर के रूल नंबर 3 पर बात कर रहे हैं कि भाई सामान्य घटनाओं को लेकर के रूल नंबर 3 क्या कहता है। सामान्य घटनाओं को लेकर के जो रूल नंबर 3 है हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, सामान्य घटनाओं को लेकर जो रूल नंबर 3 होता है वो एक मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। मतलब ये रूल नंबर 3 के लिए एक खास तरीके का स्ट्रक्चर है जो इस्तेमाल में लाया जाता है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, वो समझाते हैं। जैसे देखो, हिंदी में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम हो जो तुम सोचते हो। देखो समझो, तुम हो जो तुम सोचते हो, ये क्वेश्चन आया कि तुम हो जो तुम सोचते हो। अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे तो तुम की अंग्रेजी क्या हुई, यू। हो, यू के साथ हो का मतलब क्या हो गया, आर। जो, देखो आर जो है ये एक मेन वर्ब है। अब तुमको लगेगा कि नहीं सर, आर तो ऑक्सिलियरी वर्ब है ना। देखो, आर के बाद, अगर आर के बाद कभी भी आर लिखते हो और इसके बाद तुम V4 लिखते हो, तब जाकर के ये ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। अगर तुमने आर के बाद V4 नहीं लिखा, सीधा लिखा कि यू आर ए टीचर, तो इसका मतलब ये आर जो है यही तुम्हारा क्या है, मेन वर्ब है। ये जो आर है यही तुम्हारा मेन वर्ब है। तो जब यहाँ मेन वर्ब आता है तो जो के रूप में देखो एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन विच होता है और एक रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट होता है। अब दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये कौन सी आप बात बता रहे हैं, ये तो हम लोग के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। देखो, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है इसलिए कि तुमने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं समझा होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन देखो ये 3 होते हैं, दैट हैं, विच हैं और व्हाट है, जिसकी हिंदी क्या होती है, जो। लेकिन जब मेन वर्ब के बाद लिखना होता है ना, तो कभी भी दैट नहीं लिखते हैं, कभी भी विच नहीं लिखते हैं। जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। फिर से सुनो, मेन वर्ब के अगर बाद लिखना होता है तो हम व्हाट लिखते हैं, किसी नाउन के बाद लिखना होता है, किसी प्रोनाउन के बाद लिखना होता है तो दैट और विच लिख देते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब है यार, इसलिए यहाँ पर जो के अर्थ में जब होगा तो क्या होगा, व्हाट होगा। तुम सोचते हो, तुम का अंग्रेजी यू हो गया और सोचते हो का अंग्रेजी क्या हो गया, थिंक हो गया। अब देखो, इसी बात पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, इसी बात पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और वो स्ट्रक्चर क्या है अब वो समझो। वो स्ट्रक्चर क्या है अब वो समझो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। देखो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, हो के लिए आप क्या लिखोगे, इज लिखोगे या एम लिखोगे या फिर क्या लिखोगे, आर लिखोगे। इसके बाद यहां जो मैंने बताया कि इज एम आर क्या है, मेन वर्ब है। अगर आर के बाद तुमने लिखा यू आर रीडिंग, तब जाकर के आर तुम्हारा ऑक्सिलियरी वर्ब हुआ। लेकिन आर के बाद तुमने कोई वर्ब यूज नहीं किया तो ये आर ही तुम्हारा मेन वर्ब हुआ। तो यहां पर इज एम आर मेन वर्ब है, जो के अर्थ में क्या हो गया, व्हाट। इस व्हाट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस वर्ड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी क्या होती है, जो। और व्हाट के बाद कभी भी अगर तुम टेंस यूज करोगे तो तुम्हारा टेंस होगा सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1
ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में तुमसे यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा, इसी सेक्शन पर क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा अब देखो वो मैं समझा रहा हूं। यहां मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है हम लोगों को, है ना। मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, मैं ये सब मैंने साफ कर दिया। अब मैं यहां पर समझाता हूं कि तुमसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शी इज खाली स्थान, ठीक है। इसकी हिंदी दिमाग में करते चलो। शी इज, शी मतलब हो गया वह, इज मतलब हो गया है ना, वह है, शी इज। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। अब तुमको अपनी इसकी हिंदी दिमाग में रखनी है। क्या है भाई, शी, और यहां क्या है, इज। ए ऑप्शन दैट शी इज डूइंग, ये ए ऑप्शन हो गया, बात समझो। बी ऑप्शन में लिखेगा व्हाट शी इज डूइंग, समझो। सी में लिखेगा व्हाट शी ठीक है। सी ऑप्शन में लिखेगा व्हाट शी डज, और डी ऑप्शन में लिखेगा दैट शी डज। अब तुमसे कहा जाएगा कि ये वाला जो खाली स्थान है ना, फिलर, इस फिलर को भर के दिखाओ। तो बताओ आप इसका आंसर क्या दोगे। मान लो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 1 नंबर मान लेता हूं। इस 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। इस 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप क्या दोगे। हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, तो आप क्या दोगे, बताओ। बोलो। सब लोग दे रहे हैं आंसर कि सर इसका आंसर सी होगा। और कोई आंसर देना चाहता है? चलो, लगभग बच्चों ने कह दिया कि सर इसका आंसर सी होगा। बिल्कुल सही है। देखो यहां पर जब मेन वर्ब आ गया ना, अब तुम कहोगे सर इज हमारे भैया बोल रहे थे सहायक क्रिया होता है। देखो इज के बाद जब तुम V4 लिखोगे तब ये सहायक क्रिया है। अगर लिखोगे ही इज ए प्लेयर, तो ये इज जो है ये मेन वर्ब है, ये सहायक क्रिया नहीं है। फिर ये इज क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे कंडीशन में ये तुम्हारा आंसर जो है मेन वर्ब को ध्यान में रख करके यहां पर व्हाट आएगा। और देखो व्हाट के बाद कौन सा टेंस यूज किया गया है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आंसर क्या होगा, सी होगा। हम उम्मीद करते हैं तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कल को यही क्वेश्चन कॉमन एरर के रूप में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा कि शी इज व्हाट शी इज सेइंग, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये मैं तुमको शुरू में ही बोला था कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड सामान्य घटनाओं पर आधारित ये तीसरा नियम है। अब देखो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ अगर ये कॉमन एरर के रूप में क्वेश्चन आ गया, मान लो मैं इसे 2 नंबर क्वेश्चन मान लेता हूं, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे, बोलो, लिख करके देना। 2 के सामने मैं आंसर दे रहा हूं, जल्दी से बताओ कि अब तुम इसका आंसर क्या दोगे। जल्दी बोलो, वेट करना हूं। अब आप इसका आंसर क्या दोगे, फटाफट रिप्लाई करो। चलो, जो भी बच्चे आंसर देंगे वो ध्यान रखना 2 नंबर लिख करके तब आंसर देना, ठीक है। चलो, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही जवाब देना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही बाबू। अब अगर ये चीज हम नहीं समझे रहेंगे तो कोई क्या सोचेगा, अगर हम नहीं समझे रहेंगे तो कोई क्या सोचेगा कि अरे
भाई इसमें तो लफड़ा बी में है। ये क्या लिख दिया, शी है, इज है, व्हाट है, ये क्या इज व्हाट है ना। इज के साथ तो बी फोर आता है, इज के साथ पैसिव वॉइस भी, जरूर इसी में कहीं एरर होगा, लेकिन नहीं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है, सी। हिंदी भी समझ में आ गया कि वह है जो वह कहती है, मतलब ये एक तरह से हम किसी के लिए यूज करते हैं कि तुम हो जो तुम कहते हो, मतलब जैसा कहते हो, अगर अच्छा कहते हो तो अच्छे इंसान हो, बुरा कहते हो तो बुरे इंसान हो, तुम हो जो तुम करते हो, अच्छा करते हो तो अच्छे इंसान हो, और बुरा करते हो तो बुरे इंसान हो। चलो, उम्मीद करते हैं तुमको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलो आओ, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला रूल। देखो, अगला रूल जो है ये बहुत ही इजी है, आसान है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कुछ, ये देखो, है ना, है ना। मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि किस तरह का दिख रहा है ये इमेज, है ना। देख लेता हूं मैं कैसा दिख रहा है, उसके बाद फिर आगे मैं बताता हूं। चलो, मैं समझ गया कि छोटा छोटा दिख रहा है, कुछ ब्लर कर रहा है, छोड़ दो। मैं जान रहा हूं कि आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ब्लर कर रहा है, करने दो, ब्लर कर रहा है तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ एक ये सपोर्ट के लिए मैंने रखा है, ठीक है। मैंने ये सिर्फ सपोर्ट के लिए रखा है कि भाई मैं तुम्हें ये वाला जो पीडीएफ है ना, छोड़ो, ये नहीं दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है। मान लो कि यहाँ पर एक सेट है जो मैं तुम्हें क्लास खत्म होने पर शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ दिख रहा है ना, ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ये तुम्हें, ये पीडीएफ मैं तुम्हें शेयर करूंगा क्लास खत्म होने पर। तो पहले ये समझो कि एक्चुअली में ये है क्या, ये क्या लिखा गया है ना। ये आखिर यहाँ व्हाइट कलर का जो सेट दिख रहा है, तुम्हारे मोबाइल पर ये साफ नहीं दिख रहा होगा, ब्लर कर रहा होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा पेज है जो तुम्हारे स्क्रीन पर खोल दिया गया है, ठीक है। देखो, एक्चुअली में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस पेज पर 70+ यानी 70+ मेन वर्ब लिखे गए हैं। बात समझो, मेन वर्ब लिखे गए हैं। कितना? 70+, 70+ मेन वर्ब लिखे गए हैं, है ना। 70+ मेन वर्ब लिखे गए हैं। अब ये मेन वर्ब क्या है, तो अब ये समझने की कोशिश करो। ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब वो मेन वर्ब है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं अब वो समझो, है ना। देखो, ये जो 70, मतलब मैं ये कह लूं कि अप्रोक्स, ये जो अप्रोक्स 70 मेन वर्ब हैं, इनका इनका प्रयोग कभी भी V4 के रूप में कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। बात समझो, V4 के रूप में कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो तुम्हें ब्लर यहां धुंधला सा एक पेज दिख रहा है, इस पेज पर 70 वर्ड्स लिखे गए हैं। क्लास खत्म होने पर मैं ये शेयर कर दूंगा कि तमाम मेन वर्ब जो हैं, इनका प्रयोग कभी भी V4 के रूप में किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अब बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, जरा ये बताइए। तो देखो, प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। उसी तरह पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में इन 70 वर्ड्स का V4 अगर यूज किया जाए तो वो गलत है। अब सबसे पहला माइंड में
आ रहा होगा, सुन करके तुम बड़ा घबरा से गए होगे कि अरे यार 70 वर्ड्स कैसे याद होगा, ये तो 70 वर्ड याद करने में 70 कर्म हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, तुम्हें 70 वर्ड बताए गए हैं कि इंग्लिश में 70 वर्ड्स है, लेकिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें मैं बता दूं कि सिर्फ अगर तुमको 18 वर्ड दिया जाए, 18 वर्ड क्लियर करा दिया जाए, तो तुमसे एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी होते 70 वर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 70 याद नहीं रखना है, सिर्फ कितना याद रखना है, 18। और उम्मीद करेंगे कि ये 18 वर्ड तुम कभी नहीं भूलोगे। 18 वर्ड्स तुम्हें याद रखने हैं। अगर ये 18 वर्ड्स याद रहा तो यकीन मानो 100% तुमसे कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब ये 18 वर्ड्स कौन से, देखो होते मैंने तुमको पूरा बता दिया है कि इंग्लिश की दुनिया में ये 70 वर्ड्स हैं जिनका B4 नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, 18 का है। अब ये 18 कौन कौन से है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे पहला है नो, हिंदी तुमको आती है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं। नो मतलब जानना, इसका B4 नहीं होता है। दूसरा है नो के बाद वांट, दूसरा है वांट। वांट मतलब चाहना, हियर मतलब सुनना, सी मतलब देखना, विश मतलब इच्छा करना, लाइक मतलब पसंद करना, होप मतलब आशा करना, ठीक है, हेट मतलब नफरत करना, लव मतलब प्यार करना, थिंक मतलब सोचना, अंडरस्टैंड मतलब याद समझना, रिमेंबर मतलब याद करना, हैव मतलब रखना, ठीक है, OWN ओन मतलब खरीदना, ओन मतलब खरीदना, ठीक है। और इसके बाद तुम एक रख लो फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना। कितने वर्ड हुए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी 15 हुआ है, मैंने कितना बोला है, 18 18, अभी कितने में, 15। हाँ तो 15 के बाद तुम 2-3 और रख सकते हो। दिमाग में मेरे आ रहा है एक बिलीव, ये बिलीव पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। तो बिलीव हो गया। बिलीव के बाद तुम एक लिख सकते हो रिजेंबल, हाँ RESEMBLE, रिजेंबल मतलब होता है चेहरे का मिलना, ठीक है। एक क्या हो गया, रिजेंबल। अभी काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, चलो 17 है ना, 17 वर्ड्स हो गए हैं लगभग। एक और तुम पढ़ा सकते हो कोई भी एक, जैसे मेरे को याद आ गया, 2 वर्ड और है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलोंग और कम फ्रॉम। इन दोनों का हिंदी एक होता है, हिंदी होता है संबंध रखना। ये देखो, अब तुम्हारे पास टोटल मैंने जितना वादा किया था 18, उससे ज्यादा हो गए 19। मेरी बात अब तुम समझ चुके होगे। ये जो 18 वर्ड्स तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही तुमको याद रखने हैं। और मैं तुमसे क्या बोलूं, इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अभी तुरंत, तो ये सब तुम्हें याद हो जाएगा। नो, वांट, हियर, सी, विश, लाइक, होप, हेट, लव, थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, हैव, ओन, फॉलो, बिलीव, रिजेंबल, बिलोंग टू और कम फ्रॉम, ये सब तुम्हें याद हो जाएगा।
बस इतना समझ लो कि ये जितने वर्ड्स है इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अब तुम बोलोगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ये हमको जरा आप एग्जाम्पल देकर समझाइए। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं नो पर, है ना। अब प्रेजेंट में दो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे एक होता है आई एम नोइंग, आई एम नोइंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। और एक होता है आई हैव बीन नोइंग इंग्लिश, ठीक है। तो प्रेजेंट में देखो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। रूल कहता है कि नो का प्रयोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इसका मतलब जैसे ही तुमको यहां पर दिखा इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो का चौथा रूप, तो ये तुम्हारा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो तुम बदल कर इसे क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मान लो ये लिखा होता वाज नोइंग, क्या लिखा होता, वाज नोइंग, तो ये किस में हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो बदल कर क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। मतलब तुम समझ गए होगे, मतलब तुम समझ गए होगे कि अगर प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं रहने दीजिए सर आज भर इतना, रुक जाओ बाबू, ये वाला रूल क्लियर कर दे रहे हैं, है ना, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, ये रूल पढ़ लो, है ना, क्योंकि देखो एग्जाम देना है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी जाकर के हम लोग रिजल्ट ला पाएंगे। मैंने तुमसे वादा कर दिया है कि 4 से 5 महीने में 25 अगर क्वेश्चन इंग्लिश का बना रहे हो तो तुमसे 20 प्लस एकदम डैम श्योर सही होगा। अगर तुम मेरे बताए हुए बातों को फॉलो कर रहे हो, वर्ड्स फॉलो कर रहे हो, तो थोड़ा सा मेरा साथ दो। अब देखो यहां पर ये एम नोइंग है ना, तो यहां पर नो का चौथा रूप नहीं होता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट करना, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलकर पास्ट इंडेफिनिट करना। देखो हैव बीन नोइंग, यहां पर भी नो का चौथा रूप नहीं होता है, यहां पर भी नो का चौथा रूप नहीं होता है। कहीं भी ये जितने वर्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं, अगर इनका कहीं भी तुम्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4, कॉन्टिन्यूअस टेंस में V4 ही होगा। अगर V4 आ जाए तो वो V4 गलत है, वहां पर तुम उस V4 को बदल करके अगर प्रेजेंट में है तो V1 V5 कर देना, और अगर पास्ट में है तो V2 कर देना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इन सब चीजों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हम लोगों से अब ये क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं है। मैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ट्राई करता हूं, मैं 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस लिखता हूं, छोड़ो, है ना, तुम लोग को मैं 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस दिखाता हूं, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन तुम लोग बनाना, और फिर आगे हम लोग कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। मैं 1-2 प्रीवियस क्वेश्चन, देखो मैं अपने मन से भी क्वेश्चन लिख सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं। मुझे बताना कि इसमें एरर कहां है, कहां एरर है, कहां एरर नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है, पेज नंबर भी मैं लिख रहा हूं, है ना, पेज नंबर, या मैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं, पेज नंबर से अच्छा है मैं क्वेश्चन टाइप किया हुआ निकाल देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। ये देखो ये सही है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। यहां से मैं शुरू करता हूं, ये सब हम लोग का बनाया हुआ क्वेश्चन है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, और हाँ चलो यहां से मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं। देखो अब देखो यहां पर
एक क्वेश्चन आया है, मान लो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बनाना है। अब इसमें देखो, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, बिलीव। अगर मैं तुम्हें लिस्ट दिखा दूं वर्ड का, तो देखो यहां पर वर्ड का एक लिस्ट हम लोगों ने बनाया है। देखो यहां पर ये वर्ड का हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है। ये देखो यहां क्या बनाया है, यहां देखो गॉड से बिलीव, यानी इस लिस्ट में बिलीव इंक्लूड है। और बताया गया कि बिलीव का चौथा रूप नहीं होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यहां पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ये है, देखो ये यहां बिलीव लिखा हुआ है, बिलीव का चौथा रूप नहीं होता है। अब देखो यहां पे ये पहला ऑप्शन देखते हो, देखो बिलीव में आईएनजी लगा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिलीव में आईएनजी लगा है, यानी ये भी गलत है, बात समझना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिलीव में आईएनजी लगा है, ये भी गलत है। इसका मतलब बिलीव में आईएनजी वाले सारे ऑप्शंस गलत है। सही क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो यहां लिखा हुआ आई डू नॉट बिलीव, आंसर क्या हो गया, नो इंप्रूवमेंट। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से मैं तुम्हें और भी क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। जैसे मान लो मैं यहां से एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, मैं यहां से क्वेश्चन लेता हूं। उस क्वेश्चन को गौर से देखो। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो वर्ड जो यूज हुआ है ये समझो। इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ है ये है अंडरस्टैंडिंग। क्या यूज हुआ है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यूज हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को गौर से देखोगे तो 22 नंबर क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग का B4 नहीं होता है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, B4 नहीं होता है। देखो यहां पर वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग है, B4 है, ये गलत हो गया। अब तुमको मैंने क्या बताया था कि अंडरस्टैंड का B4 नहीं होता है। इसका मतलब अगर V4 लिखा हुआ है तो इसको बदल करके तुम क्या करोगे, अगर प्रेजेंट में है तो V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर पास्ट में है तो V2 प्लस क्या करोगे, ऑब्जेक्ट। तो यहां साफ देखो अंडरस्टैंड का B4 नहीं होता है, तो इसका मतलब फिर अंडरस्टैंड का क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डज नॉट अंडरस्टैंड। सीधे आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इसी तरह से मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप बताना। देखो तो इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं बाबू, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25। आप मुझे 25 लिख करके ऐसे जवाब बताना। 25 नंबर क्वेश्चन लिख करके आप जवाब बताना। 25 नंबर क्वेश्चन लिख करके आप जवाब बताना। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 25 नंबर क्वेश्चन लिख करके आप जवाब बताना। जल्दी से जवाब बताओ। 25 नंबर क्वेश्चन लिख करके आप जवाब बताओ। पंकज प्रजापति ने जवाब दे दिया है, और बाकी लोग भी जवाब दें। हाँ बिल्कुल सही है, सचिन कुमार, सब लोग जवाब दे रहे हैं। देखो ये बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर हैविंग लिखा हुआ है। लिस्ट अगर निकालोगे 18 वर्ड का, उसमें हैव भी है। हैव का चौथा रूप नहीं होता है। तो जब हैव का चौथा रूप नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव का प्रयोग करना गलत है। माधुरी दीक्षित के साथ यहाँ हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज। आंसर क्या हो गया, ए। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह से देखो मैं तुमसे एक सवाल, देखो यहां पर एक वर्ड है फॉलोइंग, गौर से देखो फॉलोइंग। तुम अगर लिस्ट में देखोगे तो फॉलो भी दिखेगा, और लिखा हुआ है फॉलो का मतलब पीछा करना, और तुमको लगेगा कि फॉलोइंग लिखा है सर, ये भी तो गलत है, फॉलोइंग में आईएनजी नहीं होता है। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इज, एम, आर, वाज, वर प्लस V4, यहां V4 के रूप में अगर फॉलो यूज हो रहा है, फॉलोइंग यूज हो रहा है तो गलत है। अब गौर से देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इज है और ये V4 है। यहां पर फॉलोइंग अगर होता तो गलत होता। ये फैन फॉलोइंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चाहने वाले लोग। ये आगे चलकर तुमको ये समझाया जाएगा। अभी बस इतना समझो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर तुम V4 का यूज कर रहे हो और वो सारे वर्ड्स को लेकर आ रहे हो तो ये क्या है, गलत है।
ठीक है, 26 हैज क्यों होगा, 26 हैज, 26 नहीं बाबू, मैं 25 बता रहा हूं। ओम कुमार सिंह, 25 नंबर क्वेश्चन है ना, 26 पे कहां चले गए, 26 में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तुम 25 बना, 26 पे कहां हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आ रहा हूं, अब जैसे मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये देखो यहां पर, ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन बनाकर दिखाओ 36 नंबर क्वेश्चन, एक 37 नंबर क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, और एक 38 नंबर क्वेश्चन बनाकर दिखाओ। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन बनाकर दिखाओ 36, 37 और 38, तीन क्वेश्चन का जवाब एक साथ देना, अभी हड़बड़ में मत देना, पहले तुम अपना लिखना, 36 का आंसर ये, 37 का आंसर ये, और 38 का आंसर ये, एक बार में जवाब देना, पारा पारी जवाब मुझे नहीं चाहिए। एक बार पहले अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करो 36 का आंसर ये, 37 का आंसर ये, 38 का आंसर ये, एक बार में जवाब देना। पंकज प्रजापति तुमने फिर गलती कर दी, मैंने तुमसे बोला कि एक बार में जवाब दो, 36 का आंसर ये, 37 का आंसर ये और 38 का आंसर ये, एक बार लिखकर कमेंट करो ताकि तुम्हारा तीनों आंसर एक साथ दिखे, 36, 37, 38 मुझे जवाब चाहिए। आज आराम से बनाओ, बन जाएगा। 18 वर्ड्स मैंने बताए थे जिसका भी4 नहीं होता है, अगर वो वर्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी4 के रूप में दिख रहे हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधे काटेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप सब लोग। फटाफट जवाब दीजिए, कितने बच्चे हैं। हम्म। और भी लोग हैं, आंसर बताइए। चलो चलो आप लोग समझने लगे हो कि यहां पर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट है, इज एम आर है और भी4 है, और यहाँ थिंक वर्ड यूज हुआ है, थिंकिंग, थिंक का भी4 नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया ए। यहाँ देखो सम पीपल है, आर है और बिलीविंग है, बिलीव का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बिलीव, आंसर क्या हो गया बी। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग, देखो आई एम लाइकिंग, आई है, एम है और बी4 है, लाइक का बी4 नहीं होता है, इसलिए एम लाइकिंग नहीं बल्कि आई लाइक। तो यहां पर समझ में आ गया, तो 36 का आंसर क्या है, ए है, 37 का आंसर क्या है, बी है, और 38 का आंसर क्या है, सी है, ए बी सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। अब मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूं, देखता हूं, अब आप, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब नहीं पूछूंगा, मुझे ये तीन प्रीवियस क्वेश्चन है, मुझे एक साथ जवाब बताना, 39 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन और 42 नंबर क्वेश्चन मुझे बनाकर दिखाओ, घबरा कर नहीं, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। एक 39 नंबर क्वेश्चन, एक 40 नंबर क्वेश्चन, एक 41 नंबर क्वेश्चन और एक 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओमकार सिंह कह रहे हैं सर क्लास इन कीजिए, बाबू 2 मिनट और रुक जाओ, ये रूल मैंने पढ़ाया ये क्लियर हो जाए फिर मैं इसे एंड करता हूं, ठीक है। कम से कम ये 4 क्वेश्चन मुझे बना के दिखाओ, 39, 40, 41 और 42, 4 क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, एक साथ आंसर देना, एक साथ आंसर देना, एक साथ आंसर देना, एक साथ आंसर देना आप लोग, 39, 40, 41 और 42, 39, 40, 41 और 42, एक साथ आंसर देना। 39, 40, 41, 42 ये क्वेश्चन बनाना है।
देखो साफ यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर नो लिखा हुआ है, नो का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, बी। यहाँ लाइक का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं इसलिए लाइक, एक बच्चा रहता तो लाइक्स होता। होप का चौथा रूप नहीं होता है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई होप। यहाँ होप का चौथा रूप नहीं होता है, ये भी होपिंग गलत है। और जब होप का चौथा रूप नहीं होता है तो इसको बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, ना कि होपफुल करते हैं, गलत हो गया। लव का चौथा रूप नहीं होता है तो शी इज लविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर बी4 के रूप में 18 वर्ड रहेंगे तो इसे गलत मानना और इसको बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट करना। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट इंडेफिनिट करना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से अब तुमको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। और इस पर मैं आपको क्लास खत्म होने पर क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप इसे फिर से देख लो। ये जितने वर्ड्स यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स एक जगह तुम फेयर कर लेना, मैं इसका आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। ये सारे वर्ड्स कभी भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और V4 के रूप में है तो वो V4 क्या है, गलत है। वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदलकर पास्ट इंडेफिनिट करना है। चलो अब मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रहा हूँ, देखता हूँ लास्ट एक अटेम्प्ट लेकर के कि शायद तुम लोगों ने जो गलती की है अगर वो एक बार और ध्यान से सुधर जाए तो बड़ा मजा आ जाए। देखो ना, एक मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं लास्ट अटेम्प्ट लेता हूं, मुझे ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरी आदत है लास्ट तक क्वेश्चन पूछने की। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दो 43 नंबर क्वेश्चन और 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 43 और 44 देख लो। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो जो 18 वर्ड्स बताए गए हैं उनका V4 के रूप में यूज हो तो वो V4 गलत है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलकर पास्ट इंडेफिनिट कर दिया जाता है। तो सोच समझ के मुझे एक साथ कमेंट करना 43 नंबर और 44 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन और 44 नंबर क्वेश्चन मुझे एक साथ बताना, 43 और 44, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44। चलिए बहुत से लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, और कोई आंसर देना चाहेगा? ठीक है, बिल्कुल सही। बिलीव का चौथा रूप नहीं होता है, तो बिलीव वर्ड आता कहां है, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट। ये नहीं कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो या तो हम किसी पे करते हैं या करते थे, करेंगे नहीं। आज तुम यहाँ क्लास करने बैठे हो, सेशन में हो, लाइव सेशन में हो, इसका मतलब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। अभी पढ़ रहे हो बाद में विश्वास हो, नहीं, विश्वास तुम अभी करते हो इसलिए मुझे मेरे से पढ़ते हो। तो बिलीव हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इसका B4 नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया ए। और यहां देखो बिलीव का चौथा रूप नहीं होता, ये गलत। बिलीव का चौथा रूप नहीं होता, ये गलत। बिलीव का चौथा रूप नहीं होता, ये गलत। तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं कि आज जो भी हम लोगों ने वर्ड्स याद किया और जो मैंने ग्रामर को लेकर के जो रूल्स पढ़ाए, अगर मैं सेशन के लास्ट में आपसे पूछूं तो सब क्लियर है, बन जाएगा? घर पे बना लोगे? कल मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? जल्दी बोलो, सब कुछ क्लियर है? अगर मैं जितना पढ़ाया हूं अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो बन जाएगा ना? जल्दी बोलो। हंड्रेड परसेंट क्लियर, क्वेश्चन पूछेंगे तो बन जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं बाबू कि जो मैंने तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करवाया है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद मैंने जो करवाया है उसका मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, है ना। मैंने तुम्हें 1 से लेकर 10 तक याद करवाया है, इसका आंसर तुम अपने कॉपी में बना लेना कि पहला का आंसर बी, दूसरा का आंसर सी, तीसरा का आंसर ए, चौथा का आंसर, है ना, सी। ऐसे बना लेना, कल मैं जब चेक करूंगा तो अपना मिला लेना। और आज जो मैं तुम्हें क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन है। 1 से लेकर कितना है, 60 तक क्वेश्चन है।
तुम्हें जो जो क्वेश्चन मैं सर्कल करके दूंगा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बनाना है। जो जो क्वेश्चन मैं सर्कल करके दूंगा तुम्हें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बनाना है, बाकी क्वेश्चन को तुम्हें नहीं बनाना है। क्योंकि जो मैं सर्कल करके दूंगा वही तुम्हारा पढ़ा हुआ है, वही तुमको बनाना है, बाकी तुमको नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय बाय, इतना ही पे रोक रहे हैं क्लास को। गुड नाइट। चलो, सब कुछ क्लियर है? ठीक है।